जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए जो टॉप 400 करंट अफेयर्स एमसीक्यू हैं, इसके सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये जो 400 क्वेश्चंस हैं, इनको जितने भी पीटी 365 के जितने भी मैगजीन्स हैं, सारी मैगजीन्स को मिला करके ये 400 क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। और ये इसका जो हमने कवर किया है, इसमें 2024 से 2000 अप्रैल 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 के बीच में ये जो एक साल का करंट अफेयर्स है, ये पूरा कवर किया गया है इसमें 400 क्वेश्चंस के। इस वीडियो का पार्ट थर्ड है। और यदि आप 401 क्वेश्चंस आप डाउनलोड करना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, अवेलेबल है, तो आपको ये सिंगल पीडीएफ में ही 400 क्वेश्चन तो आप ले सकते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं यहाँ पे कि मेरा नाम ध्रुव कुमार है। मैं मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली में पोस्टेड हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो 400 क्वेश्चंस आपके बनाए गए हैं, बेसिकली जो मिनिस्ट्री में जो पोस्टेड ऑफिसर्स हैं, जिनका सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू हुआ है, उनसे डिस्कशन करने के बाद ये 400 क्वेश्चंस तैयार किए हैं कि किस पैटर्न पे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। उस पैटर्न को देखते हुए हमने एक 400 क्वेश्चन तैयार किए हैं। इसका एक और ये 400 क्वेश्चन आपको सिंगल पीडीएफ में ही मिल जाएगा। तो यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्कैन करके इसको ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पार्ट थर्ड है, इसमें इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे हम लोग। तो यहाँ से आपका जो 1 से 40 तक का जो क्वेश्चन है, ऑलरेडी जो पिछले वीडियो में कवर किया जा चुका है। इसमें हम लोग 41 से कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होता है 41 का है आपका कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, क्योंकि ये जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं यहाँ पर, इसी ऑप्शन के साथ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए, इसमें बताना है कि कितने आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, कितने कथन है वो आपके सही हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है यहाँ पर कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन बाय द प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन हिंदी। तो भारत का संविधान जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हिंदी में हस्तलिखित किया गया था। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है इट इज हैंड रिटन बाय वसंत कृष्ण वैद्य इन इंग्लिश। तो वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा इंग्लिश में लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा गया। इट्स पेजेस आर्टिस्टिकली नॉट डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन अंडर द नंदलाल बोस। तो इसके जो पृष्ठ है नंदलाल बोस के अधीन शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा कलात्मक रूप से सजाए नहीं गए। बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में दोनों रखा है, क्योंकि जो हिंदी में मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फायदेमंद हो। ठीक है, तो बताइए इसमें से जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कितने स्टेटमेंट्स सही हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देखें तो फर्स्ट आपका सही है, गलत है? तो फर्स्ट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप जो प्रेम बिहारी नारायण जो राजा ने लिखा है, वो हिंदी में नहीं लिखा है। किसमें लिखा है फिर? इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में। सेकेंड स्टेटमेंट सही है, गलत है? सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो इन्होंने वसंत कृष्ण वैद्य ने जो लिखा है वो इंग्लिश में न लिख करके किसमें लिखा है? फिर हिंदी में लिखा है इन्होंने। और थर्ड स्टेटमेंट सही है, गलत है? थर्ड भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इट्स पेजेस आर्टिस्टिकली नॉट डेकोरेटेड, लेकिन जबकि डेकोरेट किया गया है तो यहाँ पे नॉट वर्ड नहीं होगा। तो इट्स पेजेस आर्टिस्टिकली डेकोरेटेड बाय द आर्टिस्ट फ्रॉम द शांति निकेतन अंडर द नंदलाल बोस। तो यहाँ पर आपके तीनों स्टेटमेंट्स क्या है? सही नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा, नन। मतलब कोई भी कथन आपका सही नहीं है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया। तो बेसिकली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, और ये जो इफेक्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 से हुआ था। संविधान दिवस बारे में करें तो इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 2015 एट द 125th बर्थ एनिवर्सरी ईयर ऑफ बी आर अम्बेडकर।
अम्बेडकर के बारे में बात करें तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट प्रिंटेड और टाइप्ड, इट इज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण इन इंग्लिश और बसंत कृष्ण के द्वारा इनको वैदिक के द्वारा हिंदी में लिखा गया था। इसके जो पेजेस हैं आर्टिस्टिकली डेकोरेटेड बाय द आर्टिस्ट फ्रॉम द शांति निकेतन अंडर द नंदलाल बोस। ये थर्ड स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके जो यूपीएससी प्रीलिम्स हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको करके ही एग्जाम में जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 आपका है यहाँ पर, ये रिलेटेड है आपका आर्टिकल 39B से रिलेटेड है। दो स्टेटमेंट है, इसमें पूछा है कि नॉट करेक्ट कितने सही कथन जो आपके नहीं है, कौन कौन से। फर्स्ट आपका है यहाँ पर कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली बी क्लासिफाइड एज अ मटेरियल रिसोर्स ऑफ अ कम्युनिटी अंडर आर्टिकल 39B। निजी संपत्ति को अनुच्छेद 39B के तहत स्वचालित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि आर्टिकल 39B डज नॉट ग्रांट लेजिस्लेटिव पावर टू स्टेट टू अक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी। अनुच्छेद जो 39B है राज्य को निजी संपत्ति के अर्जित करने के लिए विधायी शक्ति प्रदान नहीं करता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे कि नॉट करेक्ट 39B से रिलेटेड नॉट करेक्ट कथन कौन सा है, फर्स्ट है, सेकेंड है, दोनों है या दोनों नहीं। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपके दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, मतलब नाइदर नॉट वन नॉट टू, ठीक है। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हो। Scope of private property cannot be automatically be classified as a material resource of the community under the article 39B। क्लियर है। 39B के बाद provides ownership and control of material resources of community so distributed as the best to the subserve the common good, ठीक है। बाकी डिटेल आप यहां से पढ़ सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 43rd क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, रिलेटेड है किससे, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, ठीक है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस मतलब आवश्यक धार्मिक प्रथाओं से। पहला स्टेटमेंट यहां पर है कि बॉम्बे हाई कोर्ट referred to Supreme Court judgment in the Church of God case 2000 which held that there is no fundamental rights to the use loudspeaker under Article 19(1)(a) and Article 25 of the Constitution। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने चर्च ऑफ गॉड केस 2000 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 25 के तहत लाउडस्पीकर का उपयोग करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, essential religious practices test was introduced by the Supreme Court in a Sri Sirur Mutt case 1954 which extended freedom of religion by including religious practices within the meaning of a religion under its ambit। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका श्री सिरूर मठ केस में आवश्यक जो धार्मिक प्रथाओं परीक्षण पेश किया जिसमें धर्म के अर्थ में धार्मिक प्रथाओं को शामिल करके धर्म की स्वतंत्रता को बढ़ाया। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट, तो आंसर बताना है कि करेक्ट कौन सा है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा हो सही। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है गलत है, फर्स्ट सही है, सेकेंड भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। यदि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपनी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं, नॉलेज को चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप कितना भी पढ़ के जाओ जब तक आप क्वेश्चन से पहले अटेम्प्ट करके नहीं जाएंगे तो एग्जाम में गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, आप यहां से पढ़ सकते हो। 44th क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलेजियम सिस्टम से। यहाँ भी आपको बताना है कि जो तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसमें से करेक्ट
कितने हैं? फर्स्ट आपका है कोलेजियम से। कोलेजियम इज अ सिस्टम थ्रू विच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर appointed by president under article 150 124 and article 219 of the constitution respectively। कोलेजियम एक प्रणाली है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 219 के तहत क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये पहला कथन है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि फॉर अपॉइंटमेंट इन सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम कंसिस्ट ऑफ सीजेआई एंड 5 अदर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए कोलेजियम में सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के 5 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे फॉर अपॉइंटमेंट इन हाई कोर्ट इन्वॉल्व इन रिकमेंडेशन बाय द हाई कोर्ट कोलेजियम consist of Chief Justice and 3 senior most judges of a High Court and Supreme Court Collegium CJI and 2 senior most judges of a Supreme Court। तो हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट कोलेजियम जिसमें मुख्य न्यायाधीश और संबंधित हाई कोर्ट के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के लिए सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के पद से शामिल होती हैं। तो आपको बताना है कि कोलेजियम सिस्टम से रिलेटेड आपको जो 3 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर कितने सही हैं। बताइए आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है गलत है? तो फर्स्ट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 124 और आर्टिकल 219 की बात हो रही है। तो आर्टिकल 124 तो यहाँ पे सही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में, लेकिन आर्टिकल 219 यहाँ पे गलत है। कौन सा आर्टिकल होगा यहाँ पे? आर्टिकल 217। ठीक है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट सही है गलत है? ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर द अपॉइंटमेंट इन सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम कंसिस्ट ऑफ सीजीआई तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हो 5 अदर सीनियर मोस्ट जजेज हैं, तो यहाँ पे 5 अदर नहीं होकर के कितने 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट सही है गलत है? ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप जो देख रहे हो यहाँ पे कि बाय द फॉर अपॉइंटमेंट इन हाई कोर्ट इन्वॉल्व रिकमेंडेशन बाय हाई कोर्ट कोलेजियम कंसिस्ट ऑफ सीजेआई चीफ जस्टिस तो है ही, एंड जो आप देख रहे हो कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस, तो यहाँ पे 3 सीनियर मोस्ट जजेस नहीं होकर के कितने 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जजेस, इसलिए यहाँ पे सेकेंड आपका थर्ड स्टेटमेंट में क्या है रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी, नन, कोई भी सही नहीं। कोलिजियम सिस्टम से रिलेटेड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोलिजियम इज अ सिस्टम थ्रू विच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 124 और 217। एक फर्स्ट स्टेटमेंट था, सही है। It has evolved through judgment of a Supreme Court referred in 3 judges cases and pronounced in 1981, 1993 और 1998। अपॉइंटमेंट देखें तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो अपॉइंटमेंट थे कोलेजियम कंसिस्ट सीजेआई और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये सेकेंड स्टेटमेंट आपका था। थर्ड स्टेटमेंट ये था कि अपॉइंटमेंट इन हाई कोर्ट के लिए बात करते हैं इन्वॉल्व रिकमेंडेशन बाय हाई कोर्ट कोलेजियम, जिसमें कंसिस्ट चीफ जस्टिस, और यहाँ पे ऑप्शंस में क्या था, वहां पे 3 हमने लिखा था, लेकिन 2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के लिए जो आपका सीजेआई एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 45वां क्वेश्चन आपका है रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ जजेज। इम्पीचमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड है, ठीक है, न्यायाधीशों के महाभियोग से रिलेटेड है। यहाँ पे आपके 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए, बताने सही कितने हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज वर्ड इम्पीचमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज वर्ड इम्पीचमेंट, इट इज ए colloquially used to refer to the proceeding under the article 124 removal of a supreme court judge and article 216 removal of a high court judge। ये पहला कथन है, इस संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसका प्रयोग बोलचाल की भाषा में अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने के लिए
और आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तहत कार्रवाई को करने के लिए संदर्भित किया गया। सेकेंड है कि मोशन मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट 50 लोकसभा मेंबर्स और 50 राज्यसभा मेंबर्स एंड सबमिटेड टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ अ रिस्पेक्टिव हाउस। ठीक है, तो प्रस्ताव पर कम से कम 50 लोकसभा सदस्य और 50 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, उसे और संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो आपके दो यहाँ पे स्टेटमेंट्स कथन दिए हुए, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड, बताइए कौन सा सही है, क्या होगा, बताइए आंसर। यहाँ पर आंसर फर्स्ट देखें तो फर्स्ट आपका क्या है, सही है गलत है, फर्स्ट आपका गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल आप 216 देख रहे हो, आर्टिकल 216 ना होकर के हाईकोर्ट को जो जजेस रिमूवल के लिए आर्टिकल 218 के तहत किया जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जो आपको साइन किया जाता है तो 50 राज्यसभा मेंबर्स तो यहाँ पे सही हैं, लेकिन जो लोकसभा मेंबर्स होते हैं यहाँ पे 50 नहीं होकर के कितने हो जाएंगे, 100 लोकसभा मेंबर्स का साइन होता है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, दोनों में से कोई भी नहीं, तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी आप डिटेल से यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। यदि पीडीएफ आपको डाउनलोड स्कैन मतलब लेना है तो आप यहाँ से स्कैन करके ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल और जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे यहाँ से बताना है कि इससे रिलेटेड जो आपको जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, सही कौन सा नहीं है। तो इट वाज conceptualized by e-commerce of e committee of Supreme Court of India and is being implemented as a project under the Ministry of Law। ये पहला कथन, इसकी संकल्पना भारत के सर्वोच्च न्यायालय की समिति द्वारा की गई है, उसे विधि मंत्रालय के तहत एक परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट एम्स टू अचीव वन डेटा वंस एंट्री अक्रॉस ऑल द पिलर्स। इसका उद्देश्य सभी स्तंभों में एक बार डेटा प्रविष्ट प्राप्त करना है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS वाज launched in 2007 as a 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अपराध और अपराधी ट्रैक नेटवर्क और सिस्टम को 2007 में 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर बताना है कि सही कथन इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्यायिक प्रणाली से रिलेटेड जो 3 स्टेटमेंट्स दिए इसमें से सही कौन से नहीं, बताइए आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है गलत है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों, क्योंकि इट वाज कंसेप्चुलाइज्ड बाय द ई कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये तो सही है, एंड इज बिग इम्प्लीमेंटेड एज ए प्रोजेक्ट, लेकिन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ करके नहीं होगा यहाँ पे। कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। ठीक है, यहाँ पे गृह मंत्रालय के अंडर में उसको प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट सही है गलत है, तो सेकेंड आपका सही है। थर्ड गलत है। क्यों गलत है यहाँ पर, क्योंकि जो आपका देख लो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो CCTNS जो लॉन्च किया गया था वो 2007 में लॉन्च नहीं हुआ था। कब लॉन्च हुआ था, 2009 में लॉन्च, 2009 में लॉन्च हुआ। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट कौन कौन सा है, तो फर्स्ट और थर्ड आपका नॉट करेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा, बी। बाकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड, इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है। आपको बताना है कि करेक्ट जो 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं करेक्ट कौन कौन से हैं। इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 263 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1990 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ पंचिंग कमीशन। तो संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत पंछी आयोग की सिफारिश पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अंतरराज्य परिषद की स्थापना किया गया। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड कहाँ पे,
कि 8 ministers of a cabinet rank in Union Council of Minister to be nominated as a member by the Prime Minister के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। केंद्रीय परिषद में कैबिनेट रैंक के 8 मंत्रियों को प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। ये अंतरराज्य परिषद के संबंध में कथन दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड जो दो स्टेटमेंट्स में सही कौन सा है। फर्स्ट सही है गलत है? फर्स्ट क्या है, सही है या गलत है? ठीक, गलत। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे जो कमीशन का जो रिकमेंडेशन है पंची कमीशन के द्वारा न होकर, ये कौन सा कमीशन था बताइए? ये सरकारिया कमीशन के द्वारा, सरकारिया कमीशन, ठीक है, सरकारिया कमीशन के द्वारा। सेकंड सही है गलत है? सेकंड भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर्स होंगे वो कितने नंबर होंगे? वो 8 होंगे या नहीं? नहीं, ये कितने 6 मिनिस्टर्स कैबिनेट रैंक के हैं, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, कोई भी सही नहीं है। आप देख सकते हो बाकी डिटेल यहाँ पर, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि पीडीएफ का फायदा ये होता है कि आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि एक बार रिवीजन करने से नहीं होता, मल्टीपल रिवीजन आपको चाहिए एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, आपका रिलेटेड है किससे? एडजर्नमेंट साइन डाई से रिलेटेड, ठीक है। करेक्ट आपको बताना है। तो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इट मीन्स टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ डेफिनेट पीरियड। इसका अर्थ है कि संसद की बैठक को एक निश्चित अवधि के लिए समाप्त करना होता है। सेकेंड स्टेटमेंट, द पावर ऑफ adjournment signed lies with the presiding officer of the house। अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारियों के पास होती है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन ऑल्सो कॉल अ सिटिंग ऑफ द हाउस एनी टाइम आफ्टर द हाउस हैज बीन एडजर्न साइंड। तो पीठासीन अधिकारी सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के के बाद भी किसी भी समय सदन के बैठक को क्या कर सकता है? बुला सकता है। बताइए यहाँ पर जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एडजर्नमेंट साइंड से कितने सही हैं? कौन कौन से सही हैं? थर्ड सही है गलत है? थर्ड आपका सही है। सेकंड, सेकंड क्या है? ये भी सही है। फर्स्ट ये भी गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट पीरियड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डेफिनेट पीरियड नहीं होकर के क्या हो गया? इनडेफिनेट पीरियड तक के लिए होता है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट क्या कौन कौन सा आपका? सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट है, आंसर बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड है, प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा है कि जो 3 स्टेटमेंट दिए हैं इसमें से करेक्ट कितने नहीं है, सही कितने नहीं है, बताइए। पहले देखते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट्स देखते हैं। इट इज अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल इनिशिएटेड बाय एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर। यह संसद के किसी व्यक्तिगत सदस्य द्वारा शुरू किया गया विधेयक प्रस्ताव है जो मंत्री नहीं है। Last 2.5 hours of a sitting on Monday in Lok Sabha is allotted for a private member's bill। लोकसभा में सोमवार को बैठक के अंतिम जो आपका 2.5 घंटा है निजी सदस्यों के विधेयक के लिए आवंटित किए जाते हैं। थर्ड है कि पीरियड ऑफ नोटिस टू इंट्रोड्यूस बिल इज 15 डेज। विधेयक को पेश करने के लिए नोटिस की अवधि जो होती है 15 दिन की होती है निजी सदस्यों के विधेयक के लिए। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? कितने सही है पूछ रहा है यहाँ पे कथन, आंसर क्या होगा? फर्स्ट सही है या गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। थर्ड, थर्ड बताइए। थर्ड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे जो नोटिस पीरियड होता है इनका वो 15 डेज का नहीं होता है, 1 मंथ का होता है, 1 मंथ का होता है। और सेकंड स्टेटमेंट सही है गलत? सेकंड स्टेटमेंट में आपका रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि इनको लास्ट 2.5 आवर्स तो दिया जाता है, लेकिन कब? लोकसभा में मंडे को नहीं दिया जाता है। कब दिया जाता है? फ्राइडे।
फ्राइडे, शुक्रवार। ठीक है, इससे सेकंड और थर्ड आपका क्या है, गलत है। तो कितने स्टेटमेंट्स आपके गलत हो गए, आपके 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हो। आंसर क्या हो जाएगा, बाकी यहाँ डिटेल आप देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल ऑफ, जो रूल 267 से रिलेटेड है। रूल 267 से रिलेटेड है आपका। यहाँ पे आपके 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है कि सही कौन सा है। फर्स्ट है यहाँ पे रूल 267 267 इज अ पार्ट ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा एंड अलाउ फॉर द सस्पेंशन ऑफ रूल्स ऑन द डे एजेंडा टू डिबेट एन अर्जेंट मैटर विद द चेयरमैन अप्रूवल। तो नियम 267 राज्यसभा में प्रक्रिया और के संचालन के नियमों का एक हिस्सा है, जो सभापति की मंजूरी से किसी जरूरी मामले पर बहस करने के लिए दिन के एजेंडे पर नियमों को निलंबित करने की अनुमति देता है। ये पहला कथन है। सेकंड है, अंडर द रूल राज्यसभा एमपीज कैन गिव रिटन नोटिस टू सस्पेंड ऑल लिस्टेड बिजनेस एंड डिस्कस एन इशू ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्री फेसिंग। नियम के तहत राज्यसभा के सांसद सभी सूचीबद्ध व्यवसाय को निलंबित करने और देश के सामने मौजूद किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लिखित नोटिस दे सकते हैं। यहाँ पे नियम 267 से रिलेटेड बताना है कि सही कौन सा है। बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर अपना सी हो जाएगा। बहुत डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेंडरसन सिद्धांत से रिलेटेड है। हेंडरसन सिद्धांत से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। इट इज propounded इन इंग्लिश केस ऑफ हेंडरसन वर्सेस हेंडरसन 1843। इसे हेंडरसन बनाम हेंडरसन 1843 के अंग्रेजी मामलों में प्रस्तावित किया गया था। It suggests that all issues arising in the litigation out of the same subject matter must be addressed in a single suit। यह सुझाव देता है कि एक ही विषय वस्तु से मुकदमेबाजी में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों को एक ही मुकदमे में संबोधित किया जाना चाहिए। थर्ड है यहाँ पे, इट कंडक्ट्स जुडिशियल लिटिगेशन इन गुड फेथ। यह सद्भावनापूर्वक न्यायिक मुकदमेबाजी का संचालन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है जो 3 स्टेटमेंट से हेंडरसन डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है, कितने सही है, कौन कौन से सही है, कितने बताइए। फर्स्ट सही है, गलत है, फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, और थर्ड सही है, गलत है, ये भी सही है। तो ऑल 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। आपको रिलेटेड है साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे बताना है कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड जो 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से सही कितने, मतलब कौन कौन से सही नहीं है। इन इंडिया साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ टू अ लोकसभा एंड विधानसभा, इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन टू अ लोकसभा एंड विधानसभा वाज हेल्ड इन 1951 52 57 62 1957 में 62 में 1967। भारत में वर्ष 1951 और 57 और 62 और 67 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। ये पहला कथन। सेकंड है यहाँ पर कि अमेंडमेंट to the Article 83 define unexpired term, mid-term and general election। तो जो अनुच्छेद 83 है उसमें क्या है, संविधान जो संशोधन असमाप्त अवधि के लिए, मध्यावधि और आम चुनावों को परिभाषित करता है। बताइए यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड जो 2 स्टेटमेंट्स दिए कौन कौन से सही नहीं है। फर्स्ट सही नहीं है, सेकंड सही नहीं है। फर्स्ट आपका क्या है, सही है, गलत है, फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछे तो नॉट करेक्ट में क्या है, दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी, नाइदर वन नॉट टू। साइमल्टेनियस इलेक्शन का आप देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से डिटेल्स पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड।
डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड है। यहाँ पे बताया गया कि दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से सही कौन सा नहीं है। चलिए परिसमन आयोग के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सुप्रीम कोर्ट इन किशोर चंद्र छगनलाल राठौर केस में, सुप्रीम कोर्ट इन किशोर चंद्र छगनलाल राठौर केस 2024 held that constitutional court have the power to review the orders of the क्या orders of the delimitation commission if an order is manifestly arbitrary। तो इसमें क्या है कि किशोर चंद्र छगनलाल राठौर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संवैधानिक आयोग न्यायालयों के पास परिसीमन आयोग के आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति है यदि कोई आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना है तो। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर है कि अंडर आर्टिकल 84 अंडर आर्टिकल 84 delimitation is done by the such authority and in such a manner as a parliament may by law determined। तो अनुच्छेद 84 के तहत परिसीमन ऐसे प्राधिकार द्वारा या और ऐसे तरीके से किया जाता है जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एक वैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, कौन सही है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट सही है गलत है, फर्स्ट आपका क्या है, सही है, फर्स्ट सही है। सेकंड, सेकंड रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 84 नहीं होकर के आर्टिकल 82 में कहा गया है कि डिलिमिटेशन इज डन बाय द सच अथॉरिटी एंड इन सच अ मैनर इज एज पार्लियामेंट में भी लॉ डिटरमाइन। तीसरा तो सही है गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होगा, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट पूछा तो करेक्ट सिर्फ वन है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में यहाँ पे बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड है, एमसीसी आर करेक्ट। ठीक है, आचार जो आदर्श आचार संहिता है उससे रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन laid down by ECI in a consensus with the political parties to govern conduct of political parties and candidates to ensure free and fair elections। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक दलों के साथ आम सहमति से ECI द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का एक सेट है। ये पहला कथन है। सेकेंड है यहाँ पर कि in 1960 MCC was first introduced in स्टेट असेंबली इलेक्शन इन तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 1960 में एमसीसी को पहली बार तमिलनाडु राज्य में राज्य विधानसभा चुनाव में पेश किया गया था। सेकेंड है कथन। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन अबाउट द एमसीसी के बारे में मेंशन किया गया है। तो संविधान में एमसीसी के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो तो आपके तीन स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, आपको बताना है कि करेक्ट कितने हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड। बताइए फर्स्ट सही है गलत है, फर्स्ट बिल्कुल सही, सेकंड बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 1960 में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तो इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन स्टेट कौन सा था, स्टेट तमिलनाडु नहीं था। कौन सा स्टेट था फिर, स्टेट का नाम है केरला। ठीक है, थर्ड, सेकंड तो गलत हो गया, थर्ड बताइए थर्ड सही है गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन अबाउट एमसीसी, संविधान में एमसीसी के बारे में अच्छे से बात किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो सेकंड भी सॉरी थर्ड भी क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डज नॉट मतलब संविधान में इसके बारे में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो थर्ड आपका रॉन्ग हो गया। तो सही कितने हो गए स्टेटमेंट,
सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो फर्स्ट वाला, वो क्या है आपका सेकंड। ओनली वन आर करेक्ट। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड है, काफी अदर भी पॉइंट्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यहां से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लोकसभा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा से रिलेटेड है। Which of the statements given above regarding Lok Sabha are not correct? लोकसभा से रिलेटेड तो दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है जो कि करेक्ट है या नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर है कि प्रेसिडेंट इज ऑथराइज टू डिजोल्व, प्रेसिडेंट इज ऑथराइज टू डिजोल्व Lok Sabha at any time even before completion of 5 years and cannot be challenged in a court of law. राष्ट्रपति 5 साल पूर्व होने से पहले किसी भी समय लोकसभा को भंग करने का अधिकार रखता है और इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये पहला कथन है। सेकेंड है यहाँ पे कि लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड, लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पीरियड बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 year एट ए टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, तो संसद कानून द्वारा राष्ट्रीय पाताल की अवधि के दौरान लोकसभा की किसी अवधि के लिए 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, नॉट करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है या गलत है? फर्स्ट आपका सही है, सेकंड भी सही है। नॉट करेक्ट पूछा है, इसलिए आंसर क्या होगा? डी, मतलब दोनों सही है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी, नाइदर वन नॉट। बाकी डिटेल्स आपके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिलेटेड है नॉमिनेशन इन इलेक्शन से रिलेटेड, नॉमिनेशन इन इलेक्शन। ठीक है, नॉमिनेशन इन इलेक्शन से रिलेटेड है। नॉट करेक्ट है यहाँ भी बताना है आपको, 3 स्टेटमेंट में से सही कितने नहीं है। फर्स्ट की बात करें तो सेक्शन 33 ऑफ आरपीए 1951 कंटेन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड नॉमिनेशन। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा जो आपके 33 में वैध नामांकन के लिए आवश्यकताएं शामिल है। नेक्स्ट है कि फॉर फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंसी कैंडिडेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी शुड हैव 10 प्रपोजर्स। किसी निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के पास 10 प्रस्तावित होने चाहिए। For filling of nomination in a constituency, candidates from the independent and unrecognized parties should be subscribed by a 15 proposers. किसी निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र और गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के पास 15 प्रस्तावक होने चाहिए। चुनाव में नामांकन के संबंध में उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं है आपको बताने, बताइए कितने कथन सही नहीं है? 3 में से फर्स्ट सही है गलत है? फर्स्ट बिल्कुल सही है, सेकंड बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और जो नॉमिनेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रपोजर की बात की गई है, यहाँ पे 10 प्रपोजर नहीं चाहिए, इनको 1 प्रपोजर चाहिए, सिर्फ एक प्रपोजर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लिए यहाँ पे जो प्रपोजर्स की संख्या है यहाँ पे 15 ना होकर के कितने चाहिए? 10 प्रपोजर्स चाहिए। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा है तो कितने स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे गलत हैं? सेकेंड और थर्ड दो स्टेटमेंट्स आपके गलत है, तो ओनली 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, नॉमिनेशन से इलेक्शन से रिलेटेड है, आप यहाँ से डिटेल्स पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउट होम वोटिंग फैसिलिटी बेनिफिशियरी इन 2024 इलेक्शंस में जो घर से गृह मतदान की सुविधा जो दी गई थी लाभार्थियों को, उससे रिलेटेड है। 2 स्टेटमेंट्स हैं, पूछा है कि सही कौन कौन से हैं। तो कंडीशन क्या था कि जो बेनिफिशियरी होगा पीडब्ल्यूडी की मीटिंग 60% बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसकी होनी चाहिए, मतलब 60% तक तो विकलांगता का वो होना चाहिए। और जो सीनियर सिटीजन थे उनको कम से कम क्या मोर देन
ईयर्स के होने चाहिए, मतलब 80 साल के ऊपर का उनका वरिष्ठ नागरिक होने चाहिए। तो ये जो दो कंडीशन है इसमें पूछा है कि इससे रिलेटेड दोनों में से करेक्ट कौन सा है, बताइए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि जो डिसेबिलिटी का बेंचमार्क का 60% न रख करके कितना परसेंट रखा गया था, 40% रखा गया, ठीक है। और जो सेकेंड है कि सीनियर सिटीजन्स का जो एज था वो 80 ईयर्स नहीं रख करके मैक्सिमम एज कितना था, 5 ईयर्स, एनेबल, ठीक है। तो करेक्ट कौन सा है? तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आपके रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए। अब बाकी यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है आपका, दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर कि एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ द डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। दल बदल से उत्पन्न अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाना है। सेकेंड है कि लॉ अलाउज पोलिटिकल पार्टी टू मर्ज विद into another party provided 2/3 of its legislators is in favor, ठीक है। तो कानून किसी और राजनीतिक जो दल है किसी अन्य दल में विलय की अनुमति देता है बशर्ते उसका 2/3 विधायक इसके पक्ष में हो। थर्ड स्टेटमेंट है प्रेजेंटली लॉ डू नॉट प्रोवाइड टाइम लिमिट विद इन विच स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैव टू डिसाइड एंटी डिफेक्शन केस, ठीक है। तो वर्तमान में कानून कोई भी समय सीमा प्रदान नहीं करता है जिसके भीतर अध्यक्ष पीठासीन अधिकारियों को दल बदल विरोधी मामले पर निर्णय लेना होता है। तो तीन स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, बताना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कौन कौन से सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड भी सही है, थर्ड क्या है, सही है गलत है, थर्ड भी सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे, जिससे पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड यहाँ पर पूछा है कि सही संसदीय समिति से रिलेटेड जो कथन है इसमें से कितने सही हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ड्रॉ देयर ऑथोरिटी फ्रॉम आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 118। संसदीय समिति अपना अधिकार अनुच्छेद 102 और 118 से प्राप्त करती है। सेकेंड है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी फर्स्ट सेटअप इन 1919 इन द वेक ऑफ मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो लोक लेखा समिति की स्थापना पहली बार 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के मद्देनजर किया गया था। थर्ड है कि एस्टिमेट कमेटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम 1952 एंड कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर फ्रॉम द लोकसभा। तो आपका जो पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड जो तीन कथन है बताइए इसमें से कितने सही हैं। फर्स्ट क्या है, सही है गलत है? फर्स्ट बिल्कुल गलत, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो अथॉरिटी है वो आर्टिकल 118 से तो है, साथ में आर्टिकल यहाँ पे 102 नहीं होकर के आर्टिकल 105 105 से, ठीक है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी जो फर्स्ट सेटअप हुआ था 1919 में नहीं होकर के 1921 में हुआ, 1921, ठीक है। थर्ड सही है गलत है? थर्ड क्या है, 30 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, तो सही है या गलत है? ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो फर्स्ट टाइम एक कंस्टिट्यूट हुआ था एस्टिमेट्स कमेटी 1952 में ना होकर के 1950 में हुआ था, 1950 में हुआ था, ठीक है। तो आपके तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, गलत है। करेक्ट तो कौन सा हुआ, करेक्ट कोई भी नहीं है, ना होगा। डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक आपका कैबिनेट सेक्रेटरी से रिलेटेड है, कैबिनेट सेक्रेटरी से रिलेटेड करेक्ट आपको बताना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। तो कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
सेकेंड है यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी हैज नो अथॉरिटी, कैबिनेट सेक्रेटरी हैज नो अथॉरिटी ओवर वर्किंग डिपार्टमेंट्स एज अ सीएस रिगार्डिंग एज अ प्राइमस इंटरफेयर्स एंड अमंग द सेक्रेटरीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। कैबिनेट सचिव के पास कार्यरत विभागों पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि से उसको केंद्र सरकार के सचिवों के बीच सर्वोच्च माना जाता है। आंसर क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट पूछा है, करेक्ट आंसर क्या आंसर होगा? फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, तो दोनों आंसर आपका करेक्ट होगा, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट डिटेल आपका यहाँ पर है। नेक्स्ट आपका होगा 61वां क्वेश्चन है आपका 61st। हाउ मेनी ऑफ द above statements regarding president's address to parliament are not correct? संसद को राष्ट्रपति का संबोधन से संबंधित जो कथन दिए गए हैं 3, इसमें से कितने सही नहीं है? ठीक है, फर्स्ट की बात करें यहाँ पर, आर्टिकल 87 अलाउ प्रेसिडेंट टू एड्रेस देयर आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बोथ हाउस टुगेदर। ठीक है, सेकेंड आर्टिकल है कि आर्टिकल 86 प्रोवाइड टू इंस्टेंट व्हेन प्रेसिडेंट स्पेशली एड्रेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर। तीसरा कथन यहाँ पे, एट बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड लास्ट सेशन ऑफ ईच ईयर एड्रेस बाय अ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो प्रेसिडेंट एड्रेस से रिलेटेड कितने आपके स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट सही है, गलत है? फर्स्ट आपका क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 87 ना होकर के क्या होगा? आर्टिकल 86 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 86 में दैट अलाउ प्रेसिडेंट टू एड्रेस आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और बोथ हाउस टुगेदर, तो संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकता है। सेकेंड है यहाँ पे, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 86 नहीं होकर के क्या होगा? आर्टिकल 87 है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, गलत है? थर्ड भी क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एट बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन, तो हर एक जनरल इलेक्शन के फर्स्ट सेशन को और प्रत्येक साल के फर्स्ट सेशन को, यहाँ लास्ट लिखा हुआ है तो लास्ट नहीं होकर के फर्स्ट सेशन को राष्ट्रपति क्या करता है? संबोधित करता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? नॉट करेक्ट क्या है? ऑल थ्री आर नॉट करेक्ट। बाकी डिटेल्स आपके यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये है आपका ओथ ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है। क्या है? ओथ ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव रिगार्डिंग ओथ ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर करेक्ट। संसद सदस्यों की शपथ से संबंधित है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि आर्टिकल 104, आर्टिकल 104 जो है आपका, प्रोवाइड्स अ पेनाल्टी फॉर अ मेंबर इफ ही और सी सिट इन अ हाउस विदाउट द ओथ। अनुच्छेद 104 किसी सदस्य के दंड का प्रावधान करता है यदि वो शपथ के बिना सदन में क्या करता है? बैठता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर कि ओथ कैन बी सब्सक्राइब्ड इन इंग्लिश और एनी ऑफ द 22nd मतलब 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। तो शपथ अंग्रेजी या 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी में भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? बताइए, शपथ से रिलेटेड। फर्स्ट सही है, गलत है? फर्स्ट सही है, सेकंड भी क्या है? सही है। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है, दोनों कथन आपके सही। डिटेल आपके यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, निवारक निरोध जिसे कहते हैं कि इन और जसीला साजी बनाम, इन जसीला साजी बनाम की जो केस है आपका और यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024, सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड द राइट ऑफ डिटेन पर्सन टू मेक एन
इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने निवारक निरोध के खिलाफ प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिए बंदी के अधिकारों पर प्रकाश डाला है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन द प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। तो संसद और राज्य विधानसभा जो सभाएं हैं अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध पर क्या करते हैं, कानून बना सकते हैं। थर्ड है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22(1)(a) 1 एंड आर्टिकल 22(2). तो संविधान अनुच्छेद 22 और 22(2) के तहत गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये 3 कथन दिए हुए हैं आपको। ठीक है, आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो तीनों के तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। ठीक है, डिटेल यहाँ पर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट टू बी फॉरगॉटन से रिलेटेड है। यहाँ पे बताना कि सही कितने नहीं है। फर्स्ट है यहाँ पे कि इनजस्टिस केस पुट्टास्वामी केस 2017 सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड राइट टू फॉरगेटन एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में भूल जाने के अधिकार को मान्यता दिया था। It is also known as a right to erasure and deal with the individual rights to control of the use of a personal data by a organization। ठीक है, तो इसे मिटाने के अधिकार के रूप में जाना जाता है या संगठनों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर नियंत्रण करने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट जो 2 स्टेटमेंट्स है करेक्ट कौन कौन से नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या है, सही है गलत है। फर्स्ट आपका सही है, सेकेंड भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर डी, नाइदर वन नॉर डी। डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है इनर लाइन परमिट से रिलेटेड। इनर लाइन परमिट से रिलेटेड ठीक है, पूछा है कि सही कौन से कितने कथन सही हैं इनर लाइन परमिट से रिलेटेड। फर्स्ट आपका कथन यहाँ पे आ रहा है, स्टेटमेंट है it is an official travel document issued by the government that allowed Indian citizens to travel into a protected area for a limited period के लिए। यह सरकार द्वारा जारी का आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को सीमित अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्रों में यात्रा करने की अनुमति देता है। फर्स्ट है यहाँ पे। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो इनर लाइन परमिट है जो ऑफिशियली यूज्ड टू प्रोटेक्ट ट्राइबल कल्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो आधिकारिक रूप से उत्तरी पूर्वी भारत में आदिवासी संस्कृतियों की रक्षा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा कथन है यहाँ पे स्टेट अंडर ILP आर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर है इसमें इनर लाइन परमिट के अंदर। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कि कितने कथन आपके सही है। तो फर्स्ट सही गलत है, फर्स्ट सही है, सेकेंड भी सही है, थर्ड रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि जो आप देख रहे हो यहाँ पे त्रिपुरा नहीं है इसमें। फिर कौन सा स्टेट है, तो त्रिपुरा की जगह पे है मिजोरम। मिजोरम क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि करेक्ट पूछा तो कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट। डिटेल आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये रिलेटेड है आपका फिजिकल फेडरलिज्म से रिलेटेड है। फिजिकल फेडरलिज्म से रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे जो राजकोषीय संघवाद की बात करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे कि फिजिकल फेडरलिज्म जो है फिर refers to how federal states and local governments share funding and administrative responsibility within the India's federal system। राजकोषीय संघवाद से तात्पर्य है कि भारत की संघीय प्रणाली के भीतर संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारें किस प्रकार वित्त पोषण और प्रशासनिक जिम्मेदारी को साझा करती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और डिलिनिएट टैक्सेस। Constitution delineate tax basis between union and state under article 24 or 246।
संविधान संघ और राज्यों के बीच कर आधारों को परिभाषित करता है, आर्टिकल 246 में मेंशन किया गया है। तो बताइए कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड? फर्स्ट क्या है, सही है गलत है? फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। बाकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यहाँ पे, तो जो स्पेशल स्टेटस कैटेगरी की बात होती है यहाँ पे, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है उससे रिलेटेड आपको विशेष जो श्रेणी जो दर्जा दिया जाता है उससे रिलेटेड आपको बताना है कि कितने कथन आपके सही नहीं है, नॉट करेक्ट है, सही नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1971 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। तो पहली बार 1971 में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर पेश किया गया था। सेकेंड है यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो स्टेट्स यूज टू रिसीव ग्रांट बेस्ड ऑन गैडिल मुखर्जी फॉर्मूला के आधार पर उनको अनुदान मिलता है। ठीक है, तीसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन और डू नॉट इंक्लूड एनी प्रोविजन फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया एज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कितने सही नहीं है। तो फर्स्ट मतलब थर्ड क्या है, सही है गलत है? थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है, सेकेंड भी सही है, लेकिन फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर जो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के आधार पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1971 में, नहीं किया गया था, 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो नॉट करेक्ट क्या है? नॉट करेक्ट ओनली वन स्टेटमेंट। डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है सिक्स्थ शेड्यूल से रिलेटेड है, सिक्स्थ शेड्यूल से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, छठी अनुसूची से रिलेटेड है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए आंसर कीजिए इसका फिर। सिक्स्थ शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244(2) रिजल्टेड फ्रॉम द बारदोलोई कमिटी रिकमेंडेशन। मतलब छठी अनुसूची अनुच्छेद 244 के तहत बारदोलोई समिति के जो सिफारिश के परिणाम स्वरूप बनी है। सेकेंड है यहाँ पे, इट एम्पावर्स स्टेट लेजिस्लेचर टू क्रिएट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल इन सिक्स्थ शेड्यूल एरिया स्टेट्स। ठीक है, यह राज्य विधायिका को छठी अनुसूचित क्षेत्रों के राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद बनाने का क्या करता है, अधिकार देता है। तो सिक्स शेड्यूल से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट आपका क्या है? फर्स्ट सही है, पहला तो सही है, लेकिन दूसरा सही है गलत है? दूसरा भी सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? तो यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर लिखा हुआ है, तो स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर नहीं करता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल को बनाने के लिए। यहाँ पर जो स्टेट काउंसिल के जो लेजिस्लेचर है, यहाँ पे होगा गवर्नर, गवर्नर के द्वारा किया जाता है, गवर्नर के द्वारा, बाय गवर्नर। ठीक है, इसके फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है, सेकंड गलत है, आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन। बाकी डिटेल आप सिक्स शेड्यूल के यहाँ पे देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी ऑफ द बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स से रिलेटेड जो आपका तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं नए राज्यों के गठन से रिलेटेड हैं। ठीक है, फर्स्ट है कि सच बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली ऑन द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। ऐसा विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिशों पर संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट के प्रेसिडेंट शैल refer this bill to legislature on that state to express its view within a specified time। राष्ट्रपति इस विधेयक को उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट समय के भीतर अपना विचार व्यक्त करने के लिए भेजेगा। थर्ड है कि पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन विद अ सिंपल मेजोरिटी। संसद साधारण कानून यानी साधारण बहुमत से माध्यम से एक नया राज्य बना सकते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं गलत? बेसिकली सही पूछा है यहाँ पे, तो ऑल थ्री क्या है, सही है गलत है?
तो यहाँ पे ऑल थ्री आर करेक्ट है। ठीक है, बाकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये रिलेटेड है आपका लोक अदालत से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रिलेटेड किससे, लोक अदालत से। लोक अदालत से बारे में आपको बताना है, जो दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसमें से कितने सही हैं लोक अदालत के बारे में। तो लोक अदालत हैज पावर एज अ सिविल कोर्ट अंडर सीपीसी 1908। तो लोक अदालत के पास सीपीसी 1908 के तहत सिविल कोर्ट के समान ये शक्तियां दी गई हैं। सेकेंड है, डिसीजन मेड बाय लोक अदालत इज फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट इट्स डिसीजन। तो लोक अदालतों द्वारा जो निर्णय लिया जाता है अंतिम और बाध्यकारी होता है, और इसे निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, तो सही पूछा है, तो कितने स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। बाकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, लगता है क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है, तो एज अ सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।